रामपुर गांव में शारदा का बहुत सम्मान था। वहाँ के लोग शारदा की प्रशंसा करते थे। वो एक अमीर महिला थी और बहुत ही स्मार्ट थी। पर शारदा को रमेश नाम का एक बेटा था। वो बहुत ही मासूम था। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। शारदा अपने बेटे की शादी के लिए कई बार सोची, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तभी एक दिन एक पुजारी उनके घर आया। भले ही उसकी बातें शारदा को पसंद नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसका प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। देखिए, आपके बेटे के बारे में जानने के बाद कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अनाथ है। आपके बेटे की शादी कराने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं, इसीलिए ये रिश्ता आपके लिए सही रहेगा। आप कह रहे हैं वो अनाथ है, इसके लिए चिंता नहीं है। वो दहेज नहीं लाएगी, वो भी ठीक है। बस मुझे इसी बात की चिंता है। आपको तो पता है मैं कितनी प्रसिद्ध हूँ इस गांव में। जो लड़की आएगी वो मेरे से या मेरे आसपास के बरादरी की होनी चाहिए। अनाथ लड़की को मैं कैसे मान लूं, बताइए। आपके पास कोई और चारा भी नहीं। आप अगर अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचती तो आप ऐसी बात नहीं करती। ये सब के बारे में मत सोचिए। इस लड़की के साथ शादी कराइए, बाद में ईश्वर की मर्जी। ठीक है पंडित जी, फिर इसी लड़की से शादी की बंदोबस्त कराइए। इसके बाद पंडित जी अनाथ अनामिका की शादी रमेश के साथ करा देते हैं। फिर एक हफ्ते के अंदर ही बहुत ही कम लोगों को बुलाकर अनामिका और रमेश की शादी मंदिर में ले जाके करा दी जाती है। ससुराल आने के बाद अनामिका को अपने पति की परिस्थिति के बारे में पता चला। ये जानकर वो बहुत दुखी हुई। बहू की हालत देखकर शारदा उसे जाकर संतावना दी। देखो बेटा, मेरे बेटे के पास सब कुछ है, बस उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है जरा सा। ये सब सोचकर मेरे बेटे को नजरअंदाज मत करना। इतने दिनों से मैंने अपने बेटे का ख्याल रखा है, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अनाथ हो सकती हूँ, पर ऐसा करके आपने ठीक नहीं किया। संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, मेरा अस्तित्व है। एक महिला होके आप दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यहाँ पे तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? इसमें जान लो तुम्हारा ही नुकसान है। अच्छे से रह के इस परिवार को देखोगी तो अच्छा रहेगा। ना कह दोगी, ना कहोगी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। जब शारदा ऐसा कहकर चली जाती है, थोड़ी देर के बाद उस घर की नौकरानी पार्वती आती है। अनामिका को देखकर पार्वती को बहुत बुरा लगता है। उस घर की सच्चाई के बारे में पार्वती बताना चाहती थी, क्योंकि वो अनामिका को नहीं जानती थी, इसीलिए सोचा कि 2-4 दिन देख लिया जाए। आखिरकार उसे एक अच्छा समय मिल गया अनामिका से बात करने का। देखो दीदी, आप कभी भी इस घर के पीछे के पुराने कमरे में मत जाना। अपनी सासू माँ के मुंह पे जवाब मत देना। जो भी कुछ लगेगा आप मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। ठीक है ना? ठीक है पार्वती। जब से पार्वती ने उस कमरे के बारे में बताया, उसका पूरा ध्यान उसी कमरे में रहने लगा। वो सोचती रहती है कि पार्वती ने आखिरकार ऐसा कहा क्यों। वो अपनी खिड़की से पीछे वाले घर को देखते रहती थी। उसे लगता था कि उसे कोई बुला रहा है। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है। उस दिन शारदा घर में नहीं थी। रमेश उधर सो रहा था। पार्वती भी उस दिन काम पे नहीं आई। उसे लगा यही अच्छा वक्त है उस पीछे वाले पुराने घर में जाके देखने का। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस एक साड़ी था। वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत था। फिर किसी को बिना बताए अनामिका वो साड़ी लेके उस कमरे से बाहर निकल आती है। रात को नहाने के बाद अनामिका वो साड़ी पहनती है और आके शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद को शीशे में देख ही नहीं पाती। अनामिका आश्चर्य हो जाती है। बाद में वो साड़ी पहन के वो पार्वती के पास जाके खड़ी होती है। क्या हुआ दीदी, आप इतने गहने पहनी है? कुछ खास है क्या? आज कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, कहाँ जाऊंगी? मालकिन, आपके गहने बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर लग रही है। आपका गला का हार का तो क्या कहना। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। मैं सच में कह रही हूँ, ले लो। अनामिका ने जैसे ही कहा, पार्वती ने अनामिका का गले का हार ले लिया। जैसे ही वो हार पार्वती ले लेती है, वो हार सभी को दिखना बंद हो जाता है। अनामिका आश्चर्य होती है, पर वो समझ जाती है जो वो साड़ी पहनी है
वो एक मायावी साड़ी है। फिर उसने सोचा इसी मायावी साड़ी से वो अपने पूरे परिवार को खुश करेगी। वो अपने पति को साधारण इंसान में बदलना चाहती थी। वो उस मायावी साड़ी की मदद से अपने मंद बुद्धि पति को साधारण इंसान में बदल लेती है। ये सब देखकर शारदा को अनामिका पे संदेह होता है। अरे बहू, मैं तुम में बहुत कुछ बदलाव देखती हूँ। कभी कभी तुम घर पे होती हो फिर भी अदृश्य हो जाती हो। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ गई हो। रमेश भी ठीक हो गया है, ये सब कैसे संभव हुआ? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच क्या है, जल्दी से बताओ, बताओ मुझे। कुछ भी तो नहीं सासू माँ, मेरे प्रार्थना की वजह से उनकी सेहत ठीक हो रही है। ये तो मेरा सौभाग्य है, ना जादू ना परिकल्पना। देखो बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तुम सच बताओ। जब सासू माँ ने इतनी बार पूछा तो अनामिका ने आखिरकार जो सच था वो बता ही दिया कि उसे एक मायावी साड़ी मिली है, वो भी उस पुराने कमरे से। काफी दिन पहले एक स्वामी उस कमरे में रहते थे। उसके बाद वो कुछ दिनों तक दिखे ही नहीं, पर कोई उस कमरे में घुस नहीं पाता था। अब पता चला ये सब कुछ हो रहा था उन्हीं के जादू के कारण। जो भी हो सासू माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस मायावी साड़ी से मैं कई लोगों को मदद कर सकती हूँ। मैं देखूंगी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं सभी को खुश करने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत खुश हुई बेटा। इस तरह उस मायावी साड़ी को देखकर सास बहू बहुत खुश होती है। उस मायावी साड़ी की मदद से वो कई लोगों की मदद भी करते हैं। वो देखते थे कि गांव वाले या अपने परिजनों की किसी चीज को लेके समस्या ना हो। मायावी साड़ी से बहू को अच्छा काम करते देख शारदा बहुत खुश होती है। वो हमेशा कोशिश करती थी कि जो लोग मुसीबत में हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, किसी समस्या में फंस गए हैं, उनकी जाके सास बहू मदद करे। इस तरह से मायावी साड़ी की मदद से सास बहू कई लोगों की जिंदगी सुधार देती हैं। रामपुर गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश चिकन का व्यापार करता था। उसके आसपास के इलाकों में रमेश की चिकन की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। अच्छे लाभ के साथ रमेश का कारोबार चल रहा था। एक दिन शारदा अखबार पढ़ के बहुत चौंक जाती है और फिर अपने बेटे से कहती है, बेटा रमेश, रमेश। सासू माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या हो गया आपको? बेटा रमेश कहाँ है? कैसी बातें कर रही है माँ जी? आप भूल गई हैं क्या? वो अभी चिकन की दुकान पर है। क्या हो गया आपको? हाँ हाँ, सही कहा, मैं भूल ही गई थी। आज ना अखबार में देखा, चिकन के बारे में कुछ लिखा है। ये देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। जरा पढ़ के बताना क्या लिखा है। क्यों चिंता कर रही है माँ? दीजिए, पेपर दीजिए मुझे, मैं पढ़ के बताती हूँ। अनामिका इस तरह से शारदा के हाथ से पेपर लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। अखबार पढ़ने के बाद अनामिका भी चौंक जाती है। क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ क्या हुआ? चिकन से कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, इसलिए लोग सासू माँ चिकन खाना बंद कर दे रहे हैं। कुछ इलाकों में तो लोग दुकान के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। हाय भगवान, अभी रमेश क्या कर रहा होगा? आप यहीं रहिए सासू माँ, मैं एक बार देख कर आती हूँ। रुको अनामिका, मैं भी आती हूँ साथ में। ऐसा कहकर अनामिका और शारदा रमेश के चिकन के दुकान पर दोनों जाती है। उस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। शारदा अनामिका परेशान हो जाती है। बाद में अनामिका को उसके पति रमेश दिख जाते हैं। रमेश बेहोश होके पड़ा हुआ था। वो जाके जल्दी से उसके चेहरे पे पानी छिड़कती है। रमेश को होश आता है। अनामिका को देखकर वो रोने लगता है। अनामिका, सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया अनामिका। लोगों ने हमारे चिकन शॉप में आके हमला किया। वो हमारे पूरे दुकान को जला दिए। उन्होंने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया। आप कुछ मत कहिए, आपको बहुत चोट लगी है। चलिए हम अस्पताल चलते हैं। अरे बेटा मत रो, पहले चलो अस्पताल चलते हैं। ज्यादा चिंता मत करो तुम। इस तरह से कहने के बाद शारदा और अनामिका रमेश को जल्दी से अस्पताल लेके जाती है। डॉक्टर साहब उसकी इलाज करके मरहम पट्टी कर देते हैं। वो दिन निकल जाता है। अस्पताल से लौट के आके रमेश घर पर आराम कर रहा था, पर उसके दिमाग में चिकन शॉप के बारे में ही बातें घूमी जा रही थी। अनामिका, अब हम चिकन नहीं बेच पाएंगे।
फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों के लिए वो धंधा अभी बंद ही रखिए। अनामिका इस तरह से रमेश को समझाती है। 2 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन टीवी पे खबर आ रही थी। ये सुनकर शारदा चिल्ला के अपने बेटे और बहू को बुलाती है। अरे बेटा, बहू अनामिका, इधर जल्दी आना। शारदा की चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश और अनामिका टीवी के पास भाग के आते हैं। टीवी पे खबर सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं। कह रहे कि अगर हम चिकन खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इस वजह से कोरोना का असर नहीं होगा। इस वजह से अब चिकन की मांग बढ़ेगी और भाव भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी खबर है ना? हाँ सासू माँ, बहुत अच्छी खबर आई है। हम फिर से चिकन की दुकान खोलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अजी आप कुछ दिनों के लिए चिकन की दुकान पर मत जाइए। आपको कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है डॉक्टर साहब ने। आप बस आराम कीजिए। हाँ अनामिका, लेकिन क्योंकि चिकन की अच्छी मांग है, अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। इसीलिए केवल मैं जाकर चिकन शॉप चलाऊंगी। आप यहाँ घर पे विश्राम कीजिए। आप चिंता न कीजिए, मुनाफा होगा। हाँ बहू, ये अच्छा होगा, तुम करो। और तुम कुछ दिनों तक घर पे रहकर आराम करो। बेटा अनामिका, तुम बहादुर बन के व्यापार करो। अगले दिन से ही अनामिका चिकन शॉप में जाकर चिकन बेचना शुरू कर देती है। वो रेट में भी बढ़ोतरी कर देती है, यहाँ तक कि उसके पास मुर्गियाँ खत्म हो चुकी थी। वो दूसरे जगह से छोटी मुर्गियाँ कम कीमत में खरीद के ले आती है। कई चिकन शॉप में नो स्टॉक का बोर्ड भी लगा दिया गया था। जैसे ही उसे मुनाफा होने लगा, अनामिका के मन में थोड़ी लालच हो गई। वो छोटी छोटी मुर्गियाँ लाकर उसे इंजेक्शन लगाने लगी और साथ ही रसायनों का भी उपयोग करती है ताकि कम समय के अंदर छोटी मुर्गियाँ जल्दी बड़ी हो जाए। बस इतना ख्याल रखा कि इस बारे में किसी को पता न चले। सभी लोग अनामिका के दुकान पर आने लगे और वहाँ के चिकन के आकार को देखकर वो खरीद के ले जाने लगे। 1 हफ्ते के भीतर ही वहाँ के लोग अस्पताल में भर्ती होना शुरू हो जाते हैं। ये बात सामने आई कि सभी लोग अनामिका के दुकान से मुर्गी खा के बीमार पड़े हैं। पुलिस अनामिका को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचती है। देखिए, आपने जो किया है ये कोई छोटी गलती नहीं है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मुर्गियों पे केमिकल और दवाइयों का इस्तेमाल किया है। आपकी दुकान की मुर्गियां खाकर लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं बीमार पड़ के। ये बहुत बड़ी भूल है। सर, आपको कहीं गलती हो रही है। मेरी बहू ऐसी नहीं है सर। जिन्होंने भी आपकी दुकान से मुर्गियां खरीदे हैं वो बीमार पड़े हैं, इसीलिए मैं आपकी बहू को सवाल कर रहा हूँ। मैडम अनामिका, आप अपनी गलती को स्वीकार लीजिए। क्या किया है खुद ही कह दीजिए। हाँ सासू माँ, मैंने ये गंदा काम किया है। मुझे लालच आ गई थी, इसीलिए मैंने ये कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे तुमने क्या कर दिया? सर, मेरी बहू से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए सर। सर, हम अस्पताल के लोगों की देखभाल करेंगे बिना किसी परेशानी के। उनका सारा खर्च हम उठाएंगे। आप हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों के चपेट में आ गए थे। लोगों ने आपके साथ हिंसक व्यवहार किया, आप लेकिन इस तरह से उन्हें धोखा देंगे? क्या ये गलत नहीं है? आपने कहा कि आप अस्पताल में लोगों की देखभाल करेंगे और अगर उन्हें कुछ होता है तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। अभी के लिए आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुन के अनामिका को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद रमेश बिना किसी परेशानी के अस्पताल के लोगों की देखभाल किया। वो सब धीरे धीरे ठीक हो गए। तब से वो चिकन का व्यापार करना बंद कर देते हैं और घर पे रहकर सब्जियां बेचने लगते हैं। तब से वो परिवार बिना किसी परेशानी के सब्जियां बेचकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।